नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा इंडियन पॉलिटी की। अगर हम बात करें, लास्ट सेशन जो हमारा था वो था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम कुछ वही पार्ट जो बचा हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और उसकी अगर हम बात करें तो हम 5 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके थे और आज हमारा 4 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, तो इसको हम अब स्टार्ट करेंगे। और 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो जो लाइव है कि हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है वो क्या है। तो एक बार फटाफट से प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे, ताकि मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। हाँ जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। और 5वां जो मौलिक अधिकार है उसकी अगर हम बात करें, क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है? संस्कृति व शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान दे लीजिए एक बार फटाफट से। हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल विजिबल है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो जी क्वेश्चन बहुत बार आता है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना जी? 29 और 30। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर क्या है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है अल्पसंख्यक के हितों के बारे में। यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ मेजोरिटी जहां पे कम हो, मान लो आपने गांव वगैरह में देखा होगा, हिंदू तो वो ज्यादा होते हैं लेकिन और धर्म वाले क्या होते हैं? तो हिंदू ज्यादा है लेकिन मुसलमान क्या है? कम है। अब इनकी अगर हम बात करें हिंदू और मुसलमानों की, तो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है। तो आर्टिकल जो 29 है ये हमें किसके बारे में बताता है? ये बताता है हमें अल्पसंख्यकों के बारे में। किसके बारे में बताता है जी आर्टिकल 29 हमें? अल्पसंख्यकों के बारे में। जो अल्पसंख्यक होते हैं इनकी हितों की रक्षा के लिए कौन कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? आर्टिकल 29 क्या होता है यहाँ पे? जिम्मेदार होता है। तो कौन से आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 29 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यक के हितों से रिलेटेड क्या है? आर्टिकल 29 है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 30, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए आर्टिकल नंबर 30 हमें क्या करता है? ये हमें बताता है शिक्षा के बारे में, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो 2 आर्टिकल हमने यहाँ पे देखे सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार के अंदर। आर्टिकल जो 29 है ये किसके बारे में बताता है? ये अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। आर्टिकल 30 हमें किसके बारे में बताता है?
ये हमें शिक्षा के बारे में बताता है। यहां पे हमें ये बताता है आर्टिकल 30 कि हम किसी भी संस्थान में जाकर क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लो किसी भी गांव के अंदर, कोई भी गांव है या कोई भी शहर है, गांव या शहर की अगर बात की जाए, यहां पे मान लो किसी भी धर्म के अनुयायी, किसी भी धर्म के सदस्य हैं जो, वो क्या है जी, कम है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे गांव शहर के अंदर ज्यादा कौन है, हिंदू है, और मुसलमान क्या है जी, कम है। अब अगर बात की जाए तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है जी। इसका मतलब, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक ये कहता है कि जहां पे अल्पसंख्यक यहाँ पे लेकिन मेजोरिटी कम है, यहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी कम है, तो इनको अधिकार है किसका? अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने का। अब इनका जो कल्चर है उसको बचाए रखने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 29 के अंदर है। आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब यहां पे ये व्यक्ति हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये क्या कर सकते हैं? किसी भी संस्थान में क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी संस्थान में क्या कर सकते हैं जी? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आर्टिकल 30 के आधार। उसके बाद आर्टिकल आता है 31। यहां पे ये पूरा हो जाता है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। लेकिन अब हम जब अलग अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे अगले, तो एक आर्टिकल आता है आपके सामने, आर्टिकल 31। इसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अब एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 31 में क्या है? इसको नोट करके लिखना है। क्या करना है जी? इसको नोट करना है। आर्टिकल 31 में क्या है? अगर इसकी बात की जाए आर्टिकल 31 की, तो इसमें क्या है? ये हो चुका जी निरस्त। क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका जी। आज आर्टिकल 31 में कुछ भी नहीं है। लेकिन कब से नहीं है? एक संशोधन हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ जी। कब? 1978 के अंदर। कब होता है? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके तहत आर्टिकल 31 में एक मौलिक अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार जी। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था जी। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था, प्रॉपर्टी का अधिकार था आर्टिकल 31 के अंदर। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंदर इसको हटा दिया गया यहां से, और इसे क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया जी। क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो इसको हटाया गया जी 1978 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया गया? 44वें अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया। अब पूछा जाएगा वर्तमान में कहां पे है? इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक का अधिकार तो बना दिया, लेकिन ये विधिक का अधिकार है कहां? राइट टू लॉ का अधिकार है जो, ये कहां पे है? तो इसकी बात की जाए तो ये है जी आर्टिकल नंबर कितना? 301। कौन से आर्टिकल की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 301 की यहां पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल 300 ए में क्या है?
विधिक अधिकार है, लो राइट टू लो का अधिकार कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को हटाकर। यहीं पे पूछा गया है कौन सा पार्ट है, यानी कि कौन सा भाग है जी। भाग की अगर हम बात करें तो भाग कौन सा, 12वां भाग है जी। कौन सा भाग है, 12वां भाग है। कौन सा, विधिक अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का। अब बात करें हम, ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स। अब इनके अलावा जो संविधान की, सॉरी, जो मौलिक अधिकारों की, जो फंडामेंटल राइट्स की आत्मा माना जाता है, हमारा जो आखिरी मौलिक अधिकार है उस पे हम चर्चा करेंगे। यहां तक सब क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से वो क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और किसी को भी पीडीएफ अगर चाहिए, क्या चाहिए जी, किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, जीके विद जितेंद्र सर। कौन सा टेलीग्राम चैनल है, जीके विद जितेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है जो। इस पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इस पे आपको क्वेश्चनों की सीट भी मिलेगी, और इसके अलावा कोई भी डाउट है किससे, जीके से रिलेटेड, कोई भी अगर डाउट है तो उसका सॉल्यूशन भी कहां पे होगा, जीके विद जितेंद्र सर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको सारे के सारे डाउटों का क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन आपका वहां पे किया जाएगा। अब आप जो ये सेशन देख रहे हो, आप अपने एसपी लेसन जो यूट्यूब चैनल है इस पे ये सेशन देख रहे हो। बात करें हम इसी एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्लास पड़ी हुई है जी हिस्ट्री की। पॉलिटी की क्लास भी कंटिन्यू यहाँ पे रेगुलर चल रही है जी। और जियोग्राफी की क्लास भी यहाँ पे पढ़ी है, और इसके अलावा यहाँ पे एनटीपीसी सॉल्यूशन, सीएचएसएल सॉल्यूशन, जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको कहां पे मिलेंगे, इस चैनल पे मिलेंगे। एक एक करके प्ले लिस्ट खोलते चलो और यहाँ पे क्लासेस देखते हो। खुद मेरे द्वारा ही सोल्व करवाए वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हर बार क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए देखो, हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम यहाँ पे नॉलेज बांट रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे सेशन। तो सिर्फ आपका एक ही काम है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना और लाइक करना। यही हमारी क्या होगी, फीस होगी जो हमें आप पे करने वाले हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो मौलिक अधिकार है जिसे माना जाता है आत्मा किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। और मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं आपको कि अगर जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है तो जीएस स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जीएस स्ट्रॉन्ग होगी जब आप क्या करोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो हम यहाँ पे करते हैं साथ के साथ क्या करते चलो, उनके हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो, तो जीएस क्या हो जाएगी जी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है छठा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, संवैधानिक। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा जी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब, संवैधानिक उपचारों का
अधिकार जो होगा जी। छठा हमारा ये क्या है, फंडामेंटल राइट से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल कितना है जी, आर्टिकल होगा 32। क्या है, आर्टिकल होगा 32। अब यहां पे हम बात करेंगे जी, आर्टिकल 32 के अंदर क्या है। यहां पे अब हम चर्चा करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर। चर्चा हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, चर्चा हम यहाँ पे करेंगे ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अगर हम बात करें, ये संवैधानिक उपचार मतलब इसके आधार पर जो आर्टिकल 32 है, इसके आधार पर हम अपील कर सकते हैं कहां पे जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहां पे अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। हम अपना जो मुद्दा है डायरेक्ट कहां पे लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब किसी भी कारणवश किसी भी बिल के अनुसार किसी भी योजना से गवर्नमेंट की किसी भी वर्ग से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इनको अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट का कोई भी बिल हो उसकी वजह से, किसी भी कारणवश, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि किसी भी कारणवश किसी भी सूरत में अगर फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी बिल का कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो हम डायरेक्ट कहां पे जा सकते हैं जी, हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है, इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है, इसी के कारण आर्टिकल 32 को बोला जाता है जी मौलिक अधिकारों की आत्मा। क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकारों की आत्मा। मौलिक अधिकारों की आत्मा इसको बोला जाता है। दूसरा, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने क्या कहा कि ये क्या है, ये है संविधान की आत्मा। क्या माना इसे, इसे माना जी संविधान की आत्मा। किसने माना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसे माना, आर्टिकल 32। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 ही तो हमारे फंडामेंटल राइट्सों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत हम कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया, संविधान की आत्मा बोला गया किसको, आर्टिकल 32 को। किसके अनुसार बोला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा ऐसा, ऐसा कहा जी भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन नोट करके यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, वो चीज क्या है, वो चीज ये है जी, इसने तो बोल दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, लेकिन एग्जामिनर आपसे अब एक क्वेश्चन पूछेगा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही इजी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है जी प्रस्तावना। किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है।
लेकिन यहीं पर क्वेश्चन घुमा के एक बार से ये पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं किसके हनन के कारण? फंडामेंटल राइट्स के कारण। फंडामेंटल राइट्स पे किसी प्रकार का कोई हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार से अगर छीने जा रहे हैं, तो हम कहां पे जा सकते हैं जी? हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये बात किसने कही? आर्टिकल 32 ने कही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। और इसी आर्टिकल 32 के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसके आधार पर? आर्टिकल 32 के आधार पर। वो 5 प्रकार की रिटें क्या हैं? फटाफट से अब एक बार नोट करना है, जिसको नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 5 प्रकार की रिटों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1। फटाफट से बता दीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है भाई, फटाफट से। बंदी प्रत्यक्षीकरण और उसके बाद जो नेक्स्ट रिट है वो क्या है? वो है परमादेश। क्या है? परमादेश। तो दो यहां पे रिटें आ गई, कौन सी? परमादेश। पहले हम इन दोनों को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को क्या किया गया जी? गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति है जी, पुलिस के द्वारा क्या किया गया? इसे किया गया जी गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा क्या किया गया जी? गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस का जो फर्ज है वो क्या बनता है? पुलिस का क्या फर्ज बनता है कि पुलिस इस व्यक्ति को क्या करेगी? 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर अंदर क्या करे? न्यायालय में पेश करे जी। देखी होंगी बहुत सारी चीजें, हमने आपने आम लाइफ में देखा होगा कि पुलिस वाले क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति को ज्यादातर कब उठाते हैं? शनिवार को। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ज्यादातर कब करते हैं? शनिवार को करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बात और साथ में ये कही गई है कि जिस दिन कोई भी अवकाश होगा, जिस दिन कोई भी अवकाश होगा, कोई भी सरकारी छुट्टी होगी, वो इन 24 घंटों के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। शनिवार से अगले ही दिन क्या होता है? संडे होता है जी। शनिवार से अगले दिन ही क्या होता है? संडे होता है। और संडे को पुलिस वाले क्या करते हैं? इसकी ठुकाई करते हैं। ठीक है।
तो अवकाश के दिन गिरफ्तार, अवकाश इसके में क्या नहीं गिना जाएगा, 24 घंटों के अंदर काउंट नहीं होगा। प्लस आवागमन, आवागमन का यहां पे कोई भी जो टाइम पीरियड होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटों के अंदर तो उसको पेश तो करना है, गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर पेश करना है, लेकिन अवकाश वाला और आवागमन वाला टाइम उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम परमादेश पे। परमादेश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है जी, ये हाई कोर्ट को कहती है, हाई कोर्ट को कहती कि आपके सरकारी अधिकारी, आपके सरकारी अधिकारी यानी कि गवर्नमेंट पे जो व्यक्ति हैं, क्या नहीं करते, अच्छे से काम नहीं करते जी, अच्छे से काम नहीं करते जी। परमादेश के अंदर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहा जाता है कि जी सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप क्या कर लीजिए, इस पे एक्शन ले लीजिए जी। दो हमने रिट पढ़ी, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, दोनों के अंदर क्या है, अगर बात की जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर तो 24 घंटों के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, न्यायालय में पेश होना चाहिए, और परमादेश के अंदर क्या है, इसके अंदर जी आपके सरकारी अधिकारी क्या नहीं कर रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे जी। उसके बाद तीसरी आती है क्या, तो तीसरी जो रिट है वो कौन सी है, प्रतिषेध। अब प्रतिषेध का मतलब क्या है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट है जो, ये क्या करता है जी, हाई कोर्ट को बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है कि जी जो आपके पास, जो आपके पास मामला है, जो आपके पास मामला है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्या नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि जो मामला आपके पास आया हुआ है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप क्या करो, उस मामले को मेरे पास भेजो। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट को कि यह मामला आपके पक्ष का नहीं है, आपके बस का नहीं है, आपके पक्ष में नहीं आता, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस मामले को आप क्या करो, मेरे पास भेजो। ये बात किसने कही, ये बात कही जी सुप्रीम कोर्ट ने, और किसको कही जी, ये बात कही जी हाई कोर्ट को। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे रिट है वो कौन सी है, उत्प्रेषण, कौन सी है जी, कौन सी है, उत्प्रेषण। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यह है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट को फटकार लगाते हैं। आपने न्यूज वगैरह में बहुत बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई। इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि जो आपके पास निलंबित मामले हैं, जो आपके पास निलंबित मामले हैं वो निलंबित मामले कहां पे भेज दीजिए, वो हमारे पास भेज दीजिए। ये बात किसने कही जी, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, और किसको कही, ये कही जी हाई कोर्ट को। अब उसके बाद आता है अधिकार पर्चा, जो पांचवी रिट है वो कौन सी है,
अधिकार पर्चा की अगर हम बात करें, अधिकार पर्चा की अगर बात की जाए, अधिकार पर्चा के अंदर क्या है? अधिकार पर्चा में योग्यताओं की तरफ ध्यान दिया जाता है जी। किसका? योग्यताओं का। तो 5 प्रकार की रीटें हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर क्या किया जाए? न्यायालय में पेश किया जाए। उसके बाद परमादेश है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता है कि आपके जो सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे जी। प्रतिषेध क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है कि ये मामला आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है, आपका ये मामला नहीं है, आप इसको मेरे पास भेजो। उत्प्रेषण के अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है कि भाई तेरे पास जो निलंबित मामले हैं, जिन पे तू अच्छे से अपनी राय नहीं दे पा रहा, उनको क्या कर, तू मेरे पास भेज दे। उसके बाद आता है अधिकार पर्चा। इसमें किसकी तरफ ध्यान दिया जाता है? इसमें योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है जी। किस पे ध्यान दिया जाता है? योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां तक सब क्लियर है? फटाफट से जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अपने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कवर कर लिए जी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं। कोई कमेंट कर सकता है सारे के सारे मौलिक अधिकार? कौन कौन से मौलिक अधिकार हमने पढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के अंदर क्या है, आर्टिकल 34 के अंदर क्या है, आर्टिकल 35 के अंदर क्या है। तो आर्टिकल 33 की तरफ ध्यान दे लीजिए भाई। आर्टिकल 33 हमें किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल 33 के अंदर क्या है? आर्टिकल 33 के अंदर जो प्रावधान दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया जी? वो दिया गया है सेना के बारे में, सशस्त्र बल के बारे में, खुफिया विभाग। किस किस के बारे में दिए गए? आर्टिकल 13, ओ सॉरी आर्टिकल 33। सेना जो हमारी आर्मी वगैरह है, सशस्त्र बल है हमारे, हमारे खुफिया विभाग हैं, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग। और सशस्त्र विभाग, इन पर जो कानून बनी, इन पर जो कानून बनेंगे वो कानून कौन बनाएगा? वो बनाएगा जी संसद। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। सेना, खुफिया विभाग, सशस्त्र बल, सशस्त्र विभाग, इस प्रकार की जो हमारी ब्रांचेज हैं, उनपे जो उनके जो मौलिक अधिकार होंगे, उनके जो अधिकार होंगे, उन पे निर्णय कौन लेगा? संसद लेगा जी, पार्लियामेंट लेगी। उसके बाद मार्शल लॉ, किसकी बात यहां पे हम कर रहे हैं जी?
मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। मार्शल लॉ अगर लगाना पड़ जाए तो यहां पे निर्णय कौन लेगा जी? यहां पे लेगा निर्णय संसद। संसद देखेगा मार्शल लॉ के दौरान कितने मौलिक अधिकार इनको देने हैं और कितने कुछ इनसे छीनने हैं। आर्टिकल 35 फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन पे जो कानून बनेगा, इन पे जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगी? वो बनाएगी संसद। कौन बनाती है? वो बनाती है संसद। आर्टिकल 33 हमें क्या बताता है? सेना, खुफिया विभाग। और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बताता है। और आर्टिकल नंबर 35 किसके बारे में बताता है? संसद को अधिकार है मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाना। अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किससे रिलेटेड है? भारतीयों से रिलेटेड है। भारतीयों से रिलेटेड मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ किससे? भारतीयों को जो प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 किसको प्राप्त है? सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 29 और 30। अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है वो कितने हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। 19 में क्या है? 6 प्रकार की आजादियां हैं। हम बोल सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम सभा बना सकते हैं, हम आवागमन कर सकते हैं, हम निवास कर सकते हैं, हम रोजगार कर सकते हैं। और 19A में ही क्या है? मीडिया को स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? भारतीयों को है। इसके अलावा जो अधिकार बचे वो किसको है? भारतीय, भारतीय और विदेशी। भारतीय और विदेशियों को क्या है? ये अधिकार बाकी रह गए। जो बाकी बच गए वो किसको अधिकार प्राप्त है भाई? वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीयों को सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30। भारतीय और विदेशी को बाकी जितने रह गए वो सारे के सारे क्या है? मौलिक अधिकार को मिले हुए। इनके अलावा जितने भी, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं जी। तो एक बार फटाफट से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्सों के बारे में पढ़ा था। हमने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ पे कवर किए। तो एक बार फटाफट से आप भी कमेंट कर दीजिए कि जिसको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद हो गए। क्योंकि इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है। एक बार हम फटाफट से इनको, एक बार फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए। चलो ओके। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गले में खराश की वजह से। कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जी? राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल, सॉरी, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का
अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 30 और 24। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो अधिकार है वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28। पांचवा जो हमारा अधिकार है जो हमने आज किया था, फटाफट से बता दीजिए कौन सा है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जी, आर्टिकल कौन सा, 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जी, आर्टिकल नंबर 32। तो ये बहुत बार सीक्वेंस में पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमने क्या कर लिए जी, कवर कर लिए बड़े अच्छे से। एक एक आर्टिकल के साथ हमने इनको क्या किया है, अच्छे से समझा है। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में क्या है, किसी भी कानून को टर्मिनेट कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। आर्टिकल 33 के अंदर क्या है, सेना सशस्त्र बल के बारे में बताया गया है, उनके अधिकार है मार्शल लॉ के दौरान। 34 में और 35 में क्या बनेगी, कानून बनाएगी कौन, संसद। तो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए अगर किसी को कोई डाउट है, या फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, यहीं पे इसको होल्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।